हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी मनी की, मनी मीनिंग की, कुछ डेफिनेशंस की, वाटर सिस्टम की, लिमिटेशंस की। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की एंड मनी सप्लाई की। वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मनी के फॉर्म्स की, तो मनी के जो फॉर्म्स हैं उसमें पहले आता है फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फिएट मनी का मतलब होता है ऐसा मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे अथॉरिटी पे इशू करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो भी नोट्स कॉइन्स मार्केट में प्रोवाइड करे हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे फिएट मनी कहलाते हैं। यहाँ पे साफ लिखा भी है कि दीज आर द नोट्स एंड कॉइन्स विच पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए लीगली जो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मनी, जो कॉइन, जो भी करेंसी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फिएट मनी। फिड्यूसरी मनी जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। जैसे कि चेक्स आपके, तो जो चेक है वो फिड्यूसरी मनी है। फिड्यूसरी मनी का सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपने ट्रस्ट के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर यहाँ पे सच नहीं है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो कोई लीगल टेंडर नहीं है। जैसे यहाँ साफ लिखा भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया रिगार्डिंग चेक्स एंड ऑल कि नहीं चेक को आप एक्सेप्ट करो। चेक आप एक्सेप्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द पेयर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अभी फुल बॉडीड मनी या क्रेडिट मनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कमोडिटी वैल्यू एंड मॉनेटरी वैल्यू। मान लेते हैं 1 रुपये का एक कॉइन है, ठीक है, तो ये जो कॉइन है जिस मेटल का बना हुआ है उसे कहा जाता है आपकी कमोडिटी वैल्यू। ये आपकी कमोडिटी है, यानी कमोडिटी का मतलब किस चीज़ से वो बना है। एंड इसके ऊपर जो रुपए लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 रुपये का कॉइन है, तो इसमें जो ये 1 रुपये लिखा होगा या जो भी वैल्यू इसकी होगी, दैट इज़ इट्स मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि ये इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। कमोडिटी वैल्यू का मतलब जिससे बना है, जिस चीज़ से बना है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था कि 1 रुपये का अगर कॉइन होता तो उस 1 रुपये के कॉइन में 1 रुपये का सिल्वर होता था। तो वहाँ पर क्या था, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर थी। ऐसा मनी जो होता है फुल बॉडीड मनी कहलाता है। लिखा भी है, इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। अब क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करेगा, तो ऐसे में जो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू रही होगी या मार्केट वैल्यू रही होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कमोडिटी की, वो दोनों अगर यहाँ पे इक्वल होते हैं तो इट वॉज टर्म्ड एज फुल बॉडीड मनी, जो आजकल देखने को कम मिलता है, एक्चुअली मिलता ही नहीं है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। अब अगर बात करें क्रेडिट मनी की, तो क्रेडिट मनी जो होता है ऐसा मनी है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इज़ मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल मेटल कॉइन्स इन करेंट सर्कुलेशन। भाई आज की डेट में भी कॉइन्स हैं, 5 रुपये का कॉइन है, लेकिन 5 रुपये के कॉइन में जो मेटल यूज़ हुआ है 5 रुपये का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि मनी वैल्यू ज़्यादा है एंड कमोडिटी वैल्यू क्या है, कम है। तो ऐसा मनी जो होता है वो क्रेडिट मनी कहलाता है। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की, कि आखिर सप्लाई ऑफ मनी क्या है। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये होता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे मेजर होती है वो चीज़। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी क्योंकि आप उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आज है 18th ऑफ जैन, तो अगर मैं बोलूँ कि 18th ऑफ जैन 23 को ये पर्टिकुलर अमाउंट है बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास या इकोनॉमी में, तो वो आपकी मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि हम उसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि मनी की सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। जैसे स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो मनी है गवर्नमेंट के पास है वो इसमें नहीं आता। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास जो अमाउंट रखा है मनी का वो इसका पार्ट नहीं होता, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सप्लायर ऑफ मनी। अब ऐसा क्यों है कि ये स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास है वो नहीं आ रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम में है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या सप्लायर ऑफ मनी है। और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ अ मनी इज़ नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। किसी भी सप्लायर के पास जो भी स्टॉक ऑफ मनी रखा हुआ है वो कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में एक्चुअली नहीं है। अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की, तो इंडिया में वैसे तो 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4,
बट हमारे क्लास 12th में जो सिलेबस में है दैट इज़ ओनली M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सो इस वीडियो में हम सिर्फ M1 की ही बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M1 की अगर बात करी जाए तो इसके जो कंटेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब यहाँ पर होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। जो भी करेंसी लोगों के पास है वो आपका यहाँ पे C है, दैट इज़ करेंसी, ठीक है, यानी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। D का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स दैट कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड। तो DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि लोगों के पास, जो लोगों का जो पैसा है बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, वो डिमांड डिपॉजिट है। अब इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज एज एंड व्हेन इट विल बी डिमांडेड बाय कंज्यूमर या कस्टमर या जो भी आप कह सकते हैं, तो ये पैसा उसको वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब यही है कि इनको चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। आज की डेट में आप ATM यूज़ कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट्स से, तो दैट इज़ ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि दे कैन बी विड्रॉन एंड इवन कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। OD का मतलब है अदर डिपॉजिट, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो है वो एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर उसका पैसा RBI के पास है, उसके डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास हैं, तो वो भी इसका पार्ट होगा, यानी मनी सप्लाई का, उसको हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करेंगे। सिमिलर वे में डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अगर किसी और कंट्री की जो गवर्नमेंट है या किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसने अगर डिमांड डिपॉजिट RBI यानी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास रखे हुए हैं वो पैसे, तो अगेन वो भी मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसको भी हम अदर डिपॉजिट्स में डालेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी अगर डिमांड डिपॉजिट विद RBI है, यानी RBI के पास उन्होंने पैसा रखा है, जैसे कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक, तो इनके भी अगर डिमांड डिपॉजिट RBI के पास है, तो वो भी मनी सप्लाई का पार्ट बनेंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? तो पहली चीज़ है डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI। अगर गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका जो पैसा है कंट्री का विद RBI, वो इसका पार्ट नहीं होगा। एंड डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, तो अगेन ये सेम चीज़ है, बिकॉज दे बोथ आर द सप्लायर ऑफ द मनी। तो ये वाला जो पैसा इन्होंने रखा है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है रीजन असर्शन में नेट डिमांड डिपॉजिट्स को लेके, तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मनी सप्लाई का पार्ट है उसमें सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड किया जाता है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स आते हैं। इसका मतलब होता है क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट दी अदर। भाई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बहुत सारे, तो एक बैंक हो सकता है कि एक बैंक का कस्टमर किसी और बैंक से विड्रॉ कर रहा है अमाउंट एंड ऑल, तो यहाँ पर भी जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं उसका मतलब है कि एक बैंक को दूसरे बैंक के ऊपर या दूसरे बैंक से जो पैसा लेना है एक्चुअली वो, तो क्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी आ जाते हैं। लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं होते हैं। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी, कि सिर्फ जो नेट डिमांड डिपॉजिट होता है वो मनी सप्लाई का पार्ट बनता है। देन हु सप्लाइज मनी, अगला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर मनी सप्लाई कौन कर रहा है। तो पहली चीज़ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है, वो सप्लाई करता है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक है और गवर्नमेंट भी है। अब कमर्शियल बैंक कैसे करता है? भाई इंडिया में पहली चीज़ तो ये कि RBI प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का, RBI के पास नोट इशूइंग की पावर है। अब ये जो नोट इशूइंग है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू होती है। इस सिस्टम में रिजर्व बैंक जो है वो एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है 200 करोड़ का इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। तो इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो प्रिविलेंस में रहा है। आज की डेट में ये सिस्टम ज़्यादा फॉलो नहीं होता, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो चुकी है। बट हाँ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली 200 करोड़ रुपीज़ जो है उसको इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एज वेल एज गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है, जिसमें कि वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है वो 115 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, तभी RBI नोट प्रिंट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का, या आप कह सकते हैं मनी सप्लाई का।
तो मनी सप्लाई जो होता है इसमें क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू होती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पावर्स तो नहीं है नोट इशूइंग की, बट उनके पास जो पैसा है डिमांड डिपॉजिट का, उसको ही यूज़ करके वो एन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि मनी जो है वो क्रिएट होता है इकोनॉमी में। और ऐसे मनी को जो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है बैंक मनी। लास्ट में आती है गवर्नमेंट, यानी थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स जो मनी सप्लाई का वो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे करती है भाई, इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके पास नोट इशूइंग, यानी कि स्पेशली 1 रुपी एंड कॉइन्स जो हैं सारे के सारे, उनको इशू करने की पावर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है मनी सप्लाई में। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने टॉपिक कवर किया सप्लाई ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।